इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को टोटल 6 शिफ्टों में आपका 4th ग्रेड एग्जाम आयोजित किया गया था। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है फाइनल कट ऑफ आपके कम रहेगी। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में चर्चा करूंगा और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है उसका अनुमान बता सकता हूं। और इसके अलावा दस्तावेज आपको कौन कौन से तैयार करने होंगे, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का काम है वो संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत अधिक पदों पर भर्ती है, लगभग 53,000 पदों की भर्ती है। तो इसमें बहुत विभाग शामिल किए गए हैं, तो वे सभी अपने अपने जो भी विभाग हैं वही डीवी करवाएंगे, जिसमें अब विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग उसमें 2 गुना को लेंगे या 1.5 गुना को लेंगे, ये विभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन डीवी से पहले आपको जो दस्तावेज तैयार करने हैं वो कौन कौन से और उनकी वैलिडिटी कब तक की होनी चाहिए उसके बारे में इसमें चर्चा करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम या फिर आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड हो, इन दोनों एग्जाम से, इन दोनों बोर्ड और आयोग से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगा कट ऑफ के कम रहने का पीछे, क्योंकि कंपटीशन कितना है वो हमें पहले पता होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट पर कितने स्टूडेंट में फाइट है, और उसके बाद और भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कुछ कैंडिडेट चले जाएंगे, तो फिर फाइनल हो सकता है कि आपके कट ऑफ कम रहे। अब ये देखो कुछ कुछ हद तक देखा जाए तो स्टूडेंट पर भी निर्भर करता है कि जिनका भाई किसी और में सिलेक्शन हो चुका है या फिर जिनमें किसी को लगता है कि मेरा उस भर्ती में पक्का 100% सिलेक्शन है, तो वो 4th ग्रेड में अगर डीवी में शामिल ना हो तो यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जो बच गए तो उनसे थोड़ी नीचे रैंक वाले स्टूडेंट आ जाएंगे, उनको शामिल किया जा सकता है। वो कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए जो टोटल आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए थे वो कितने हुए थे, आप सभी को मालूम है 24,71,066। लेकिन इनमें से जो परीक्षा के लिए उपस्थित रहे थे वो 21,17,198 स्टूडेंट ने ही परीक्षा दी थी, यानी कि पीछे बचे 3,53,868 कैंडिडेट तो आपके कंपटीशन से ही बाहर हो गए। अब आपको पता है कि फाइट किन के बीच में है, 21,17,198 स्टूडेंट के बीच में। और कितने पदों के लिए है, तो टोटल पद आप देख सकते हैं 53,749, यानी कि फाइनल सिलेक्शन 1 गुना की जो लिस्ट है उसमें आपका पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाए तो 40 स्टूडेंट लगभग रहेगा। कितना स्टूडेंट रहेगा, 40 स्टूडेंट, यानी कि एक सीट के लिए 40 स्टूडेंट में फाइट है। तो अब आप ही देख सकते हैं कि इन 40 स्टूडेंट में हो सकता है कुछ स्टूडेंट का किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो जाए तो वो इस भर्ती के लिए डीवी भी न करवाए। अब आपको मालूम होगा कि बहुत परीक्षाएं हुई थी इस साल अधीनस्थ बोर्ड की भी और आरपीएससी की, क्योंकि फॉर्म तो सभी ने भरा है। ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने 1st ग्रेड एग्जाम दिया वो 4th ग्रेड का नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा 4th ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत स्टूडेंट ने अप्लाई किए, फिर चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, पीएचडी की हुई है उन्होंने भी अप्लाई किया है, और 10th पास स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लगभग 25 से 26 एग्जाम के रिजल्ट आने होंगे। वो कौन कौन से एग्जाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि अब आपने देखा होगा कि इसका रिजल्ट भले ही पहले आ जाए लेकिन जो डीवी का प्रोसेस है वो शायद इसमें लेट ही होगा, ताकि जिनका किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो जाए तो वो स्टूडेंट इसमें डीवी में शामिल ना हो, जिससे कि उनसे पीछे रैंक वाले स्टूडेंट है उन्हें फ़ायदा मिले। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे ही आपका 21 सितंबर को एग्जाम कंप्लीट हुआ था, 21-20 सितंबर के आसपास अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने ट्वीट के माध्यम से भी ये जानकारी उन्होंने दी थी कि उनका प्रयास रहेगा 4th ग्रेड एग्जाम का जो रिजल्ट है या फिर जो डीवी है जो भी कहो, वो या तो रिजल्ट या डीवी इनमें से एक जो चीज़ है वो आपके पटवार और वीडियो एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही शुरू करेंगे, जिससे कि कुछ स्टूडेंट का अगर पटवार में सिलेक्शन हो गया तो वो उसकी डीवी न करवाए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। कुछ स्टूडेंट का वीडियो में सिलेक्शन हो जाए तो फिर वो भी डीवी न करवाए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। अब आप देख सकते हैं वीडियो एग्जाम आपके नवंबर में और उसका रिजल्ट आने में आपका लगभग होली के आसपास आने के चांस रहेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए और भी तो भर्ती परीक्षाएं हुई है अधीनस्थ बोर्ड की या फिर आरपीएससी की, जिनका रिजल्ट इनसे भी पहले आने के चांस है। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें आपके स्टेनोग्राफ भर्ती, अब स्टेनोग्राफ में डीवी होना है, तो जिनका भी डीवी में नाम आया है, जिनका स्टेनो में सिलेक्शन हो चुका है, तो वो स्टूडेंट अब यही सोचेंगे कि 4th ग्रेड एग्जाम में ना जाए।
और फोर्थ ग्रेड की डीवी भी ना करवाए, जिससे कि अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, अगर उनके 120 में से 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो डीवी नहीं करवाएंगे, तो उनकी सीट पर कोई और स्टूडेंट आएगा उनसे कम नंबर वाला, भले ही वो 109 वाला हो या 108 वाला हो। इस तरह से धीरे धीरे आप देख लो और भी भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड की एक आपकी हो गई स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा। इसके अलावा आपने देखा होगा एलएसए एग्जाम का रिजल्ट भी अभी 17 अक्टूबर को आएगा। इसके अलावा आपका अकाउंट असिस्टेंट का भी रिजल्ट आएगा 17 अक्टूबर को। पटवार एग्जाम हो गया है। एनएचएम के जून में आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड ने 19 एग्जाम आयोजित किए हैं। तो ये तो आपके 19 एग्जाम तो ये हो गए, एक स्टेनो 20, एक पटवार वीडियो 21-22 हो गए, एलएसए 23, अकाउंट असिस्टेंट 24, जेएल प्रहरी 25, लाइब्रेरियन का 26। इस तरह से अधीनस्थ बोर्ड की 26 से 27 एग्जाम मैंने आपको बता दिए। तो ये सभी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो वीडियो से तो पहले ही आएगा, क्योंकि ये एग्जाम पटवार से भी पहले हुआ था इन सब का। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 26 भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट अगर ये सोच के जाए कि हमारा अगर इस भर्ती परीक्षा में जिनका भी लाइब्रेरियन में, जेल प्रहरी में, पटवार में, वीडियो में या एनएचएम के कोई भी भर्ती परीक्षा में या एलएसए में या फिर स्टेनो में या अकाउंट असिस्टेंट, और एक जेटीए का भी रिजल्ट आया था अभी आपने देखा होगा, तो इन परीक्षाओं में अगर इनका सिलेक्शन हो रहा है तो ये फोर्थ ग्रेड की अगर डीवी न करवाए तो इनसे जो नीचे रैंक वाले हैं स्टूडेंट उनको शामिल किया जा सकता है आराम से। तो वो अब डिपेंड करता है कुछ हद तक स्टूडेंट पर। अधीनस्थ क्यों नहीं, हम आरपीएससी को भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का सिलेक्शन अब फर्स्ट ग्रेड में हो गया, डिप्टी जेलर में हो गया, सेकंड ग्रेड में हो गया, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुए थे आरपीएससी के एग्जाम, उसमें हो गए, या फिर अभी आईएन का एग्जाम हो उसमें अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, इसी तरह आरपीएससी ने भी बहुत एग्जाम करवाए हैं 2025 में, तो वो भी स्टूडेंट को शामिल किया जाए। इस तरह से मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 40 से 42 एग्जाम ऐसे तो हो चुके हैं जिनका रिजल्ट वीडियो से भी पहले आ जाएगा। तो इन 40 से 42 एग्जाम में जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी न करवाए तो उनसे कम रैंक वाले स्टूडेंट को फायदा हो जाए। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इन 40 से 42 एग्जाम, इसका मतलब ये तो आप मान के चलिए कि फोर्थ ग्रेड में इनके अच्छे ही नंबर आए होंगे, क्योंकि अगर ये इससे हाई लेवल की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो फोर्थ ग्रेड में तो सिंपल जीके ही थी 70 नंबर की, राजस्थान जीके, बाकी आपने देखा होगा पे एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, बाकी एक्सपेक्टेड अनुमान बता सकता हूं मैं आपको, जो फाइनल कट ऑफ के चांस है वो अब कहीं हद तक तो स्टूडेंट पे भी निर्भर करता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कर ले कि नहीं हम उसमें भी सेलेक्ट हुए, अब इसमें भी सेलेक्ट होंगे, डीवी करवाएंगे, तो वो अलग बात है। अगर स्टूडेंट डीवी ना करवाए तो ये चांस रहेगा कि कट ऑफ आपके कम रहने के बहुत चांस है। उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करूंगा, और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मेल कैटेगरी में मैं बात करूँ तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मैं ये जो आपको बता रहा हूँ 70 से 74 ये आपके अंक नहीं, ये मार्क्स है, सॉरी ये मार्क्स नहीं है, ये आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है पेपर में 120 क्वेश्चन थे और पेपर आपका 200 नंबर का था। तो यानी कि जनरल कैटेगरी में जहाँ तक मुझे लगता है 120 में से 70 से 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो चांस है स्टूडेंट का। अब कुछ हद तक स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो डीवी ना करवाए अगर किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो रहा है। तो ओबीसी में 66, क्योंकि इनको आप देख सकते हैं एक सीट के लिए 40 स्टूडेंट में कंपटीशन है, पद भी तो ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 66 से लेकर 68 तक क्वेश्चन जहाँ तक लगता है ये रहने के चांस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करूँ तो अगर आपके 62 से लेकर 64 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाए। एमबीसी कैटेगरी की बात कराऊँ तो इसमें 60 से लेकर 62 तक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके भी चांस है सिलेक्शन होने के। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में 56 से लेकर 58 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके भी चांस है सिलेक्शन होने के। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में 54 से लेकर 56 तक क्वेश्चन अगर आपके भी सही हो रहे हैं तो आपके भी चांस है सिलेक्शन होने के। ये तो मेल के थे। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो फीमेल में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 68 से लेकर 72 तक क्वेश्चन, ओबीसी कैटेगरी के लिए 64 से लेकर 66 तक क्वेश्चन सही होना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 60 से लेकर 62 तक के क्वेश्चन, एमबीसी कैटेगरी के 58 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन, एससी कैटेगरी के 53 से लेकर 55 तक क्वेश्चन, और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 50 से लेकर 52 तक के क्वेश्चन। ये तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कैंडिडेट 40 से 42 एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो उन भर्ती परीक्षाओं में चले जाए, इनकी डीवी न करवाए तो ये कम रहने के चांस है।
अब आपको डीवी के समय कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने होंगे, उनकी वैलिडिटी है वो कब तक की वैलिड मानी जा रही है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं 20 नंबर पॉइंट में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। अब ये पीडीएफ में कहीं और से नहीं लेके आया हूँ। फोर्थ ग्रेड एग्जाम का जो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसी में आप देख सकते हैं 20 नंबर पॉइंट पर आपके प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के बारे में जो जो आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से लिखा हुआ। और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22/8/2024 द्वारा पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। स्टूडेंट की पात्रता के संबंध में समुचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। अब आपको मालूम है पहले क्या बोर्ड ही करवाता था डीवी, लेकिन आपको मालूम है कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया था 22 अगस्त 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा अब हर भर्ती परीक्षाओं का जो डीवी है वो उन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभाग ही करवाएगा। अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग 1 गुना को बुलाए, विभाग 2 गुना को बुलाए या 1.5 गुना को बुलाए, क्योंकि कुछ विभाग होते हैं जो 1.5 गुना को बुलाते हैं, कुछ विभाग होते हैं जो 2 गुना को बुलाते हैं। तो ये अब डिपेंड विभाग पे ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आपके लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन देखो। फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए शैक्षणिक योग्यता में जो जो आप दस्तावेज दिखाओगे डीवी के समय, वही दस्तावेज आपके स्वीकार किए जाएंगे या मान्य किए जाएंगे जो जो दस्तावेज का उल्लेख आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10th 11th 12th की डिटेल लिख ली है लेकिन कोई डिग्री की डिटेल नहीं लिखी और डीवी के समय आप कोई डिग्री दिखा रहे तो वो आपकी मान्य नहीं करेंगे। हालांकि ये भर्ती परीक्षा आपके 10th लेवल की थी, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो फिल नहीं किया लेकिन आप डीवी के समय दिखा रहे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। वैसे RSCIT सर्टिफिकेट की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि जो चीज़ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली डिटेल में आपने जो फिल किया है वही आपका मान्य किया जाएगा। उसके अलावा आप कोई भी डिग्री दिखाओगे, कोई भी आप प्रमाण पत्र दिखाओगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देगा जब उनके मूल दस्तावेज की जांच उपरांत स्टूडेंट नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। अब अगर आपको अपनी कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए, चाहे OBC हो, MBC हो, SC हो, ST हो या EWS हो, उसमें आपको तभी लाभ होगा जब उसके आपके ओरिजिनल दस्तावेज की जांच की जाएगी और नियम के अनुसार आपके सभी सही है, तभी आप उस नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। आरक्षित पदों हेतु स्टूडेंट को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हो। अब देखो, अगर आपको अपनी कैटेगरी का लाभ लेना है, यानी कि आप अगर जैसे कि ये कैंडिडेट OBC कैटेगरी का, तो उसे उसकी कैटेगरी से अगर बेनिफिट चाहिए तो उसे 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। एक उसे मूल निवास प्रमाण पत्र और एक उसे जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आप राजस्थान के निवासी हो और जाति प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होगा कि आप जिस भी कैटेगरी से हो उस कैटेगरी से हो। और ये आपको मूल यानी कि ओरिजिनल दिखाने हैं, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल दिखाने कंपलसरी है। आगे लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अब इसमें भी आगे पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट को उनके वर्ग विशेष में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से देय होता है और स्टूडेंट के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। अब यहाँ प्रमाण पत्र के बारे में ये लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उससे पूर्व का होना चाहिए, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट अतः भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षा के जो भी प्रमाण पत्र हैं उन सब की जो डेट है
वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले के होने चाहिए, तभी आपके प्रमाण पत्र है वो माने जाएंगे वैल्यू। लेकिन आगे आप देख सकते हैं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतु जोड़ा गया। अब ये क्या जोड़ा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि किसी कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा है कि प्रमाण पत्र है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले के होने चाहिए। अब अगर किसी स्टूडेंट के लास्ट डेट तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इस कंडीशन पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट से इस राशि का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वो आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था और यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति नहीं। अब जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो या फिर आपका मूल्यांश प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, आपने बनाया, पहले का ये नियम ये था कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने मान लिया एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी 30 अक्टूबर 2025, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, और आपका जो प्रमाण पत्र है वो 2 नवंबर को बन के आया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बन के आया। अगर आपकी भी ये कंडीशन रही है तो पहले तो क्या होता था, पहले ये होता था कि इसमें आपके भर्ती निरस्त कर दी जाती, भर्ती निरस्त नहीं की जाती थी, आपकी नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाती थी, क्योंकि आपका प्रमाण पत्र वैलिड नहीं माना है, मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की अंतिम तिथि के बाद का था। लेकिन इसमें संशोधन किया गया 17 अक्टूबर 2022 को। उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट के प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद का हो, जैसे कि मैंने कहा अंतिम तिथि अगर 30 अक्टूबर और उसका प्रमाण पत्र 2 नवंबर को बनकर आया है, तो फिर उसे शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और उसे ये प्रूफ देना होगा कि जब एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे थे तभी मैं इसी कैटेगरी से था और राजस्थान का ही निवासी था। अगर ये आपकी जानकारी गलत साबित हुई तो आपकी नियुक्ति है वो निरस्त की जा सकती है। तो अभी आपको शपथ पत्र से भी आपका काम चल सकता है। अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या होनी चाहिए उसके बारे में ये आप नोटिस देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार जारी किया जाए, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हो तो आपका अगर एक बार जाति प्रमाण पत्र बन चुका है तो वो लाइफ टाइम आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हो और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल की डेट होती है वैधता, और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो 3 वर्ष तक आपका वैलिड माना जाएगा। बस आपको शपथ पत्र से के माध्यम से ये बताना होगा कि आप आज की डेट में भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रीमी लेयर में नहीं होने पर संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अभी मैंने आपको कहा वही बात यहाँ लिखी हुई है कि 3 वर्ष तक आप वैलिड माना जाएगा, बस आपको शपथ पत्र दिखाना होगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21/6/2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ दे होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम निवास आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रस्तुत करने पर उसे वर्ग का लाभ होगा। पति के देखो आपके प्रमाण पत्र हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जो नवीनतम प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम, पिता की निवास, पिता की आय के आधार पर ही बना हुआ वैलिड माना जाएगा। अगर किसी भी महिला के पति के नाम पर या पति के निवास के या पति के आय के आधार पर प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी या आदि जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिए आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नियम के अनुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस वर्ग का लाभ। अब देखो ये एससी, एसटी, शहरी या आदिम जाति प्रमाण पत्र ये भी, यानी कि सभी प्रमाण पत्र वो अपने पिता के नाम, पिता के निवास, पिता के आय के आधार पर ही है, वही मान्य होगा। पति के नाम के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को जारी किए जाने वाला इनकम सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक
6/5/2022 के द्वारा ये विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम सर्टिफिकेट से ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम। अब देखो, आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष तक के लिए मान्य है। अगर 1 वर्ष से पुराना हो गया है और आगामी वर्ष में भी आप वही उसी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ही आते हो तो आप शपथ पत्र भी दे सकते हो और ऐसा अधिकतम 3 साल तक कर सकते हो। शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चलवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है 10 नंबर पॉइंट पर कि दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक और प्रशासनिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको शैक्षणिक योग्यता सभी दिखानी होगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी। इसके अलावा अगर आप वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड जो भी है, परित्यक्ता है या भूतपूर्व सैनिक है या उत्कृष्ट खिलाड़ी है या विशेष योग्यजन, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं डाटा, चाहे वो कैटेगरी से लेकर हो, शैक्षणिक योग्यता से लेकर हो या आपकी अदर कोई कैटेगरी जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हो या उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, तो जो भी है वो सभी दस्तावेज ओरिजिनल आपको दिखाने अनिवार्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिया होगा। अब देखो, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो और आपको अपनी कैटेगरी में लाभ चाहिए तो आपको या तो सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा या एनओसी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा और वो भी आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्कृष्ट खिलाड़ी। अब कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ लेना चाहता है तो उसको भी अपने खेल सर्टिफिकेट दिखाना होगा और वो भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का होना चाहिए। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास अब कोई अगर विधवा कैटेगरी से महिला है तो उसके पास या तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए या पति के नाम से लिंक ऐसा कोई भी दस्तावेज जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, फिर चाहे वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या मतदाता पहचान पत्र हो या फिर पति के नाम से जारी कोई भी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र हो। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला स्टूडेंट के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की आदेश प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। अब यानी कि परित्यक्ता कैटेगरी वालों को, महिला स्टूडेंट को अगर उनकी कैटेगरी का लाभ लेना है तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक का उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद के आदेश है वो प्रस्तुत करना होगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपके जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है, अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अब अगर जिनका मैरिड यानी कि जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ तो उनका भी एक प्रारूप आ जाएगा। जब आपका डीवी होगा ना विभाग द्वारा तो आपको विभाग मेल भी करवा देगा और मैं भी आपको बता दूंगा उसमें कौन कौन से दस्तावेज, तब उनको भी बता दिया जाएगा कि आप अगर 22/5/2006 से पहले आपका विवाह हुआ है तो आपको दस्तावेज है वो विवाह सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में, उसमें क्या लिखना है, वो सभी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करने अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी के महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना। अब देखो, जो मैरिड महिला हैं उन्हें संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और जो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उनको भी एक शपथ पत्र देना होगा कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उस अंतिम तिथि तक हमने वापस से विवाह नहीं किया। स्टूडेंट की अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा उल्लेख होना आवश्यक होगा और स्टूडेंट को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने भी अनिवार्य होंगे। यानी कि 2 तो आपके राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए और एक आपका चरित्र प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी होना चाहिए जिसमें कम से कम आपका अच्छा होने का उल्लेख किया गया हो।
स्टूडेंट को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकार को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो। किसी आपराधिक, अब यानी कि आपने पहले से कोई अपराध नहीं किया हुआ हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकार को प्रस्तुत करना होगा, यानी कि चिकित्सा का प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो या किसी भी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थान में नियुक्ति हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ताओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि पहले से अगर कोई किसी और जॉब में लगा हुआ है या चाहे वो कोई भी जॉब हो, अगर उसमें वो लगा हुआ है तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति से पहले उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और जो आवेदक पहले से राजकीय सेवा या उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र कर लेना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के बाद का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। तो ये सभी थे आपके इंस्ट्रक्शन जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।